लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कैसे हैं आप सभी। आई होप सब मज़े में होगा, बढ़िया होगा, एकदम चकाचक होगा। जैसा कि आप सभी को आप यहाँ पे थंबनेल देख पा रहे होंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार सीजीएल के भी नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, बिहार सीजीएल BSSC 4। ठीक है, काफ़ी बच्चों का इंतज़ार तो था ही, वैकेंसी तो आ ही गया था। अब पहले का जो प्रोसेस था, फीस वो हमारा था 500 650 के बीच। लेकिन मेरे भाई अभी हमारे सरकार, हमारे कर्ता धर्ता जो है यहाँ पे क्या कर दिए, फीस को कम कर दिए 100 रुपये। ठीक है, और वैकेंसी की क्या पोस्ट है इसमें हम लोग देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या सैलरी रहेगी, ठीक है, क्या सिलेबस है, पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरा बात यहाँ पे है कि वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए कितना एज है, इन सारी बातों का जिक्र हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे, उनको भी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं CGL 4। काफ़ी बच्चों का इंतज़ार था। ठीक है, मेरा बच्चा ध्यान से इसको समझना है। चलिए, पहला हमारा यहाँ पे है एज को लेकर के। ठीक है, कि एज क्या है, काफ़ी बच्चों का मैसेज भी था कि इसमें एज क्या रहेगी, तो सबसे पहले हम इसमें एज का ही मेंशन कर लिया। ठीक है, उम्र सीमा, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कहने का मतलब है, साफ साफ अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आता है, यहाँ पे चीज़ें कहा गया था कि 1/8/2025 के आधार पर, यानी 1 अगस्त से आपका एज, ये चीज़ें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा इस तरीके से निर्धारित किया गया है। न्यूनतम जो एज है वो आपका 21 वर्ष होना चाहिए, इस बात को पॉइंट करना है। यानी 18 साल वाले बच्चा जो है, 18 वर्ष के बच्चा इसको नहीं भर सकता है। ठीक है, और होगा भी नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन करने में तो उनको इंटर करने में तो 17 वर्ष लग ही जाते हैं। ठीक है, और 3 वर्ष का आपका ग्रेजुएशन होता है, 20 वर्ष, तो 1 साल वेट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो न्यूनतम जो एज है यहाँ पे क्या है, 21 वर्ष सभी कोटियों के लिए, यानी कि सारे के सारे पोस्ट के लिए। अब UR की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो इसकी जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे क्या है, 37 वर्ष है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, OBC के लिए जो है यहाँ पे 40 वर्ष है। अनारक्षित के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है यहाँ पे क्या है, 42 वर्ष है। और सभी कोटि के लिए, यानी जितने भी पोस्ट हैं उसमें अगर दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे 10 वर्षों की छूट मिल गया है। यानी अगर बात करें यहाँ पे 42 है तो मैक्सिमम उसके लिए 53 तक वह बालक भर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अप्लाई ये कब से होना स्टार्ट हो गया है, ये जो है आपका ऑनलाइन अप्लाई मोड है। ठीक है, 25 अगस्त 2025, यानी 25 तारीख से जो है यह फॉर्म भरना फिल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट क्या है इसका, 24 सितंबर। इस डेट को मेरे भाई ध्यान में रखना है। ठीक है, कोशिश करना है कि जल्द ही भर लिया जाए। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कब, लास्ट डेट कब है इसका, 24 सितंबर 2025। लास्ट डेट फॉर फी, अगर पेमेंट किसी वजह से कोई इशू आ जाता है तो लास्ट जो है यहाँ पे आप 24 सितंबर 2025, यानी ये रात का टाइम भी दिया गया होगा। लास्ट डेट फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट जो है आपका यहाँ पे 26 सितंबर तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट का भी कोई आया नहीं है, लेकिन हम बताएंगे कि एग्ज़ाम लगभग कब लिया जाएगा। एडमिट कार्ड दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, ये सब तो प्रोसीजर होता ही है। और ऑल कैंडिडेट्स आर 100 रुपीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले फॉर्म भरने वाला था काफ़ी पहले,
लेकिन फिर से इसको क्या किया गया, अपडेट किया गया। ठीक है, पहले फीस का 500 रुपये था, अब जो है कि कम कर दिया गया 100 रुपये। ठीक है, पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कटा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, चाहे कैश कार्ड हो या मोबाइल वॉलेट हो, ऑनलाइन आप UPI के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे बात है पोस्ट को लेकर के, ठीक है, कि वैकेंसी है कितनी। ठीक है, ये बहुत मायने करती है। वैकेंसी जो है यहाँ पे 1481 पोस्ट है, 1481। मिनिमम एज तो हम लोग देख ही लिए, 21 वर्ष था। मैक्सिमम यहाँ पे क्या था, UR कैटेगरी के लिए 37, UR फीमेल के लिए 40, BC और EBC मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 मैक्सिमम एज है। 42 वर्ष जो है यहाँ पे SC ST मेल हो या फीमेल। और ये हमारा है दिव्यांग भाई के लिए एज रिलैक्सेशन। ठीक है, 4th ग्रेड लेवल पोजीशन पे एज पर देयर। अच्छा, यहाँ पे जो चौथा लेवल का जॉब है उसमें थोड़ा सा कुछ रूल रेगुलेशन है, उसके अनुसार भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट को लेकर के। ठीक है, पोस्ट जो है, पोस्ट नेम क्या है हमारा यहाँ पे, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। ठीक है, इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे आपका है 1064। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स हु हैव बैचलर डिग्री, BA होनी चाहिए, इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत के कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो अगर आप BA कहीं से किए गए हैं, भारत से रिकॉग्नाइज्ड हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। अगला है प्लानिंग असिस्टेंट, बहुत ही गजब का जॉब है ये। ठीक है, इसमें 88 वैकेंसी है। कैंडिडेट्स हु हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। यानी आप इसमें भी आप सिंपल सा BA का डिग्री होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगला है जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। इसमें 5 ही वैकेंसी है और इसके लिए क्या ज़रूरी है, कैंडिडेट्स हु हैव बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स। इन चीज़ों को ध्यान देना है। इसमें क्या चाहिए, गणित से संबंधित है, यानी बैचलर डिग्री गणित से होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स से होनी चाहिए, कॉमर्स होनी चाहिए, या फिर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो इसमें आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में होनी चाहिए, तभी आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये 5 पोस्ट वाला जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का क्लियर है। अब देखते हैं आगे। आगे एक और पोस्ट है DEO, इसको बोलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड C लेवल का जॉब है। इसमें एक ही वैकेंसी है। अब जब डाटा एंट्री की बात करते हैं तो इसमें टेक्निकल चीज़ें की आवश्यकता होती है, तो भाई इसमें टेक्निकल चीज़ें मांगा गया है। कैंडिडेट्स हु हैव बैचलर डिग्री विथ PGDCA होनी चाहिए, और या फिर अगर आप BCA किए हुए हैं या फिर BSc हो किसी IT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स, आप चाहे इसको भी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स विथ BE, मतलब BE आपके पास होनी चाहिए। BE क्या होता है, कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस में आप इंजीनियरिंग किए हो, एंड चाहे आप BTech किए हुए हो, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक वैकेंसी है। अब इतनी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, ठीक है, तो क्या ही करोगे, इसमें प्रोफेशनल जॉब है थोड़ा। डिग्रीज कैन ऑल्सो अप्लाई, टेक क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ PGDCA या फिर BCA हो या BSc हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब अगला है ऑडिटर, डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, पैसों वाला जॉब, एकदम पैसा पैसा पैसा। ठीक है, 125 इसमें वैकेंसी है। कैंडिडेट्स हु हैव बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स। अब पैसों की बात करता है तो कॉमर्स डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। इसके लिए वैकेंसी 125 है। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो हमारा यहाँ पे कितना है, टोटल जो है मेरा भाई कितना वैकेंसी है, 1481।
टोटल जो है 1481 वैकेंसी है। तो सभी साथी फिल करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए ऑडिटर डायरेक्टरेट ऑफ, अच्छा सेम चीज़ें था, एक लास्ट वाला टॉपिक रह गया था, ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कॉपरेशन डिपार्टमेंट। 125 का तो जिक्र हमने कर लिया ना। ये जो 198 वैकेंसी है ये क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, ठीक है, कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। यानी इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स या कॉमर्स चाहिए, तभी जाकर के आप बन सकते हैं क्या, ऑडिटर। ऑडिटर एक बहुत ही शानदार सा जॉब होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन चाहिए या फिर कॉमर्स से। चलिए अगला देखिए, इसमें बिहार एसएससी फोर्थ ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट 2025 मोड ऑफ सिलेक्शन मोड का इसका 2 क्राइटेरिया है। पहला आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, दूसरा आप मेंस, दोनों ही इसमें ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र यथा, यानी कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें लेकर के पास में बैठे, क्या क्या चीज़ें आपके पास चाहिए। क्राइटेरिया तो आपने देख ही लिया, तो उससे संबंधित सारे चीज़ चाहिए ही, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होता है, जैसे कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10th का जो है मार्कशीट रखना है, ठीक है, 10th का मार्कशीट रखना है, एवं मूल प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो मूल प्रमाण पत्र मिला होगा जो 2-3 साल के बाद आता है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र, इन सारे चीज़ों को रेडी रख लेना है। उसके बाद स्नातक से संबंधित अंक प्रमाण पत्र, यानी ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट रखना है पास में। उसके बाद जो लोग जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, जिसमें कि पीजीडीसीए अथवा बीसीए, बीएससी, आईटी से संबंधित था, उसका अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र रखना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, सभी के लिए। अस्थाई निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है, सभी लोग जा करके जो है अपने ब्लॉक से रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ज़्यादा बेटर होगा अगर आप एसडीओ से बनवाते हैं, ठीक है, तो और ये चीज़ें आप अप्रैल वाले से बनवा लें, यानी कि अप्रैल के बाद होनी चाहिए, ठीक है, अप्रैल से बाद होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है अप्रैल के बाद, कास्ट सर्टिफिकेट। और क्रीमी लेयर, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस बनवाना है, जिसके पास एनसीएल है वो एनसीएल देंगे, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा, अगर कोई बालक स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित रखता है, मतलब क्या, वो तो स्वतंत्रता सेनानी होगा नहीं, अगर उसके कोई रिलेटिव में दादाजी रहे हुए हैं, चाहे नाना जी रहे हुए हैं, चाहे उनके मामा जी रहे हुए हैं, तो दिया है ना, पोता, पोती, नाती, नतनी का प्रमाण पत्र दे देना है, ठीक है, जो भी अगर रहा हो। दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, जो मेरे भाई यहाँ पे विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए उनका जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो देना है। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं मुख्य परीक्षा, यानी अगर हम बात करें मेंस के लेकर के, ठीक है, एक एग्ज़ाम होता है मेंस, अगर प्री क्वालिफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका मेंस होता है। हिंदी जो अर्हक होगा, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएगा, ये तो कहने की बात हो जाता है, हालांकि दूसरा पत्र मूल्यांक इवेलुएट किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आगे आपका प्रोसेस किया जाएगा। मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, जैसे सामान्य अध्ययन होगा, जर्नल अवेयरनेस, सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जर्नल अवेयरनेस, उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस आता है आपका यहाँ पे। उसके बाद मैथ, ये प्रश्न ज़्यादा रहता है, साइंस और मैथ्स, ठीक है, और मानसिक क्षमता एवं जांच, रीजनिंग की बात किया गया है, ठीक है।
तो ये आपका सिलेबस है। अब हम लोग इसका टॉपिक देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस से क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा और साइंस एंड मैथ से क्या क्या चीज़ें आएगा। उसके बाद फिर देखेंगे रीजनिंग से। चलिए पहले तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखा गया है इसको देख लेते हैं। सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। ये चीज़ें आपको ऑफिशियल मिल जाता है नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब देखिए पहले खंड में दिया गया है सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के सामान्य जानकारी, कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें अभी घट रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट हो, करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है, सामान्य जानकारी रखना है तथा समाज में उनके अनुप्रयोग क्या हो रहा है संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान देना है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर नहीं तो एग्ज़ाम के बाद कहिएगा कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है, इसके कुछ भी पूछ जा सकता है, ठीक है। अब कहता है जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश, तो ये दिमाग में रखना। एक तो पड़ोसी देश के बारे में जान लेना है, भारत के बारे में अच्छे से जान लेना है और बिहार के बारे में अच्छे से जान लेना है। अब आइए समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रकृति मतलब साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो उसको भी अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से संबंधित ये प्रश्न आपसे दिया जाएगा। भारतीय भाषाएं, भारत में कितने लैंग्वेजेस हैं, इनसे जो भी प्रश्न बनता है ये पूछा जाएगा। पुस्तक, बुक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो देता ही देता है, बुक दिया जाएगा। लिपि के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, राजधानी, राजधानी सभी का याद रख लेंगे। बिहार, भारत और पड़ोसी देश, इन तीनों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ बिहार के जिला के बारे में जान लेना है और भारत की राजधानी नहीं, पड़ोसी देश जितने हैं वो याद रखने हैं। हो सके तो आप एशिया में जितने देश हैं उन सारे देशों की कैपिटल को याद रख लीजिए। मुद्रा, करेंसी क्या है, मुद्रा को भी उसी तरीके से फोकस करना है। चाहे मुद्रा पढ़ रहे हैं तो भारत की मुद्रा तो जानते ही हैं, इसके पड़ोसी देश हो सके तो इसके एशिया में जितने देश हैं उन सारे देशों की मुद्रा को जान लीजिए। खेल और खिलाड़ी, भारत के तो बिहार के भी और पड़ोसी देशों का भी। महत्वपूर्ण घटनाएं, इन तीनों का ये फोकस है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। अब देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, भाई पड़ोसी देश का इतिहास जान के क्या करना है, लेकिन भाई दिया गया है तो थोड़ा बहुत देख ही लेना है। भारत का इतिहास तो जानना ही है, संस्कृति भारत की क्या है, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, राज्य में कैसी व्यवस्था चल रही है, देश की राजनीतिक प्रणाली, ये तो सबको पता है देश में कैसी प्रणाली चल रही है, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र में जो भी आंदोलन हो रहा है उसमें बिहार का क्या योगदान है, इन बातों को ध्यान रखना है। जैसे 1857 की क्रांति हो गया, और भी मूवमेंट है उसमें बिहार से कौन कौन से लोग हैं, उस लोग से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वो लोग अभी हैं या नहीं हैं, कब मरे, कब जन्मे, क्या योगदान रहा, ये इन सारे बातों को ध्यान देना है। उसके बाद अब आते हैं खंड ख। खंड ख में क्या है, सामान्य विज्ञान एवं गणित। इसमें सामान्यतः जो है मैट्रिक स्तर के निम्न, अब लिखा तो गया है मैट्रिक स्तर, तो भाई देख लेना है, ठीक है। विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या सामान्य विज्ञान जैसे कि भौतिक शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी से बनता है। ये हमारा साइंस का है, टॉपिक छोटा है पर प्रश्न ज़्यादा बनता है इससे। अब आगे देखिए, अब देखिए गणित, ये जो हमारा विषय है जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। गणित में क्या है, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ना है। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, पूर्ण संख्याओं होल नंबर से, ये तो इसी में आता है। दशमलव और भिन्न, ये देख लेना है। संख्याओं के बीच
परस्पर संबंध, ये सारा का सारा नंबर सिस्टम में ही पढ़ाया जाता है। मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, मूलभूत अंक गणितीय मतलब अरिथमेटिक में और भी चीज़ें जो मूलभूत बेसिक चीज़ें बनती है। प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत से संबंधित ब्याज यानी चाहे आपका चक्रवृद्धि हो साधारण हो दोनों, लाभ और हानि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। ये हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब रीजनिंग में देखिए मानसिक क्षमता जांच, मानसिक क्षमता जांच दिया तो गया है, मानसिक क्षमता जांच जांचता कुछ और है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो दे दिया गया ना, इसमें शाब्दिक भी दिया जाएगा और गैर शाब्दिक भी दिया जाएगा, ये दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न में से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देख रहे हो भाई, बता रहा है अभी ही, यथासंभव पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सादृश्य रहेगा, ठीक है, समानता और भिन्नता रहेगा, इक्वलिटी इनइक्वलिटी रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा स्थान कल्पना, यानी कि खाली जगह को सीरीज की बात किया गया है। समस्या रहेगी, ठीक है, समस्या मतलब प्रॉब्लम से समस्या और समाधान, क्या समस्या रहेगी आपसे पूछा जाएगा। आपको पुलिस डंडे से पीट रही है तो आप क्या समस्या निकालेंगे, क्या समाधान देंगे, ये चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है दृश्य स्मृति, विभेद आपको बताना है, अवलोकन क्या है, संबंध अवधारण, अंक गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ें पूछा जाता है। अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, सीरीज से प्रश्न पूछा जाएगा, कूट लेखन पूछा जाएगा और कूट व्याख्या। तो ये हमारा जो है रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। तो रीजनिंग भाई टॉपिक बड़ा है, तो इसको अच्छे से कवर करना है। अब आगे देख लेते हैं, ये हमारा पूरा सिलेबस था, हम लोगों ने देख लिया कि सिलेबस मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, साइंस में क्या पूछा जाएगा और रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे हमारा ख़त्म हो गया। तो भाई कैसी लगी, इसकी संपूर्ण जानकारी ज़रूर बताएंगे, ठीक है, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे।